क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने कवर किए लास्ट पार्ट में। अभी हम थे 7th क्वेश्चन पर। सो केस CASE इज अ स्क्वायर। CASE ये एक स्क्वायर है। द पॉइंट्स UVWX आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब पॉइंट UVWX ये स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट्स है। कहने का मतलब है CU इक्वल है UA के, ये इसके इक्वल है EWWS के, और XS AX के इक्वल है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज UVWX? आपको बताना है UVWX किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। सिर्फ देखकर नहीं या ड्रॉ करके नहीं, रीजनिंग के साथ आप बताएंगे, एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करके भी और फिर मेजर करके भी। ये खुद से भी आपको करना है। एक स्क्वायर ड्रॉ करिए, मिड पॉइंट्स लीजिए, उससे एक और क्वाड्रिलैटरल बनेगा, उसकी साइड्स को मेजर करिए, एंगल्स को मेजर करिए, तब डिसाइड करिए कौन सा टाइप का क्वाड्रिलैटरल वो है। बाकी रीजनिंग से तो हम अभी फाइंड कर ही लेंगे। तो सबसे पहले तो ये फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये है CASE। अब मिड पॉइंट्स UVWX, इनको ज्वाइन करते हुए एक और क्वाड्रिलैटरल बनेगा। देखो इस तरह से आपको UVWX किस तरह का क्वाड्रिलैटरल है वो बताना है। चलिए तो मान लेते हैं ये जो हमारा ओरिजिनल CASE स्क्वायर था, इसकी सभी साइड्स अगर हम x ले लेते हैं तो हम बाद में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब आप हाफ करेंगे तो x/2 आपको करना पड़ेगा, और बाद में इसमें हम यहाँ से पाइथागोरस भी लगाने वाले हैं। तो x/2 का स्क्वायर करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, तो पहले ही हम इसको 2x ले लेते हैं x की बजाय। हम कहेंगे आंसर नंबर 7, लेट ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर CASE बी 2x यूनिट्स। मान लीजिए सभी साइड्स इसकी 2x यूनिट्स हैं। 2x सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी यूनिट्स हमने लिख दिया सिर्फ लास्ट में। ये साइड भी 2x है, ये अच्छा। अब अगर ये 2x है तो बताइए CU कितना हो जाएगा? ये x हो जाएंगी, तो बाकी की सभी साइड्स x हो जाएंगे। अब हम कहेंगे ये साइड x है, ये भी साइड x है, चलो वो भी लिख देते हैं। हम कहेंगे AC अगर 2x है तो CU कितना हो जाएगा? CU हो जाएगा AC का हाफ, यानी कि 2x AC, CU है AC का हाफ, क्योंकि CU मिड पॉइंट था, क्योंकि U मिड पॉइंट है AC का या CA का, AC। अब AC है 2x, तो 2x/2 यानी कि CU कितना हो जाएगा? CU हो जाएगा x यूनिट्स। ठीक है, जिस तरह से ये x हुआ, सिमिलरली बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से CV भी x हो जाएगा। CU भी x है और CV भी x है, x यूनिट्स। ठीक है, ये x, क्योंकि ये पूरा भी 2x था, स्क्वायर की सभी साइड्स होंगी ना 2x, अगर एक साइड 2x है तो ये भी 2x। अब ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब आधी साइड उधर आधी इधर, x यहाँ पर, x यहाँ पर है। अब यहाँ से हम तीसरी साइड जो हमारे जो हमें फाइंड करना है UVWX, उसकी एक साइड फाइंड करेंगे UV कितनी है। तो इस ट्रायंगल में आप लेंगे इन ट्रायंगल CVU, इन ट्रायंगल CVU क्या है इसमें? सबसे पहले तो एंगल C 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर का एक कॉर्नर है, कॉर्नर, या फिर ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल, ये भी हमें पता है। एन एंगल ऑफ स्क्वायर CASE, क्योंकि ये CASE स्क्वायर का एक एंगल है, इसलिए एंगल C 90 हो गया। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, ये 90 है, दो साइड्स आपको पता है कि आप पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो ट्रायंगल CVU में क्या हो जाएगा? VU स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। यहाँ पर बना देते हैं 90 का एंगल, ओके क्योंकि UV हाइपोटेनियस है। और चलो लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
एग्ज़ाम में भी हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम एक्सप्लेन करें अपने आंसर को, ताकि एग्जामिनर जो है उनको या आपके टीचर उनको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए पाइथागोरस हमने यूज़ की, तो अब यू वी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। तो फिर यू वी कितना हो जाएगा, यू वी होगा रूट 2x स्क्वायर। रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का रूट में x बाहर आ जाएगा। यू वी है रूट 2x। सिमिलरली बिल्कुल यही प्रोसेस आप यहाँ पर भी, ये भी x है, ये भी x है, ये 90 है, ऐसे ही यू एस भी रूट 2x हो जाएगा, ये भी x होगा क्योंकि सभी साइड्स इक्वल थी। ये 90 है तो इसी तरह से ये भी x हो जाएगा, लेकिन ये बार बार आपको प्रूव नहीं करना है, आप लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरह से बाकी की जो साइड्स हैं कौन कौन सी है, ये है यू एस इक्वल टू एस डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू, ये सभी रूट 2x ही होंगी, बिल्कुल इसी रीज़न से जिससे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑल साइड्स ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स आर इक्वल। अब या तो ये रोम्बस है या तो ये भी स्क्वायर ही है। एक तो ये पता लगा, ऑल साइड्स ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स आर इक्वल। अब हम स्क्वायर है या रोम्बस है ये कौन डिसाइड करेगा, एंगल। अब हम देखते हैं एंगल्स कितने हैं। अगर एक भी एंगल 90 हो गया इसका तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, साइड्स तो सारी इक्वल है ही। अब एंगल देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, फिर से इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं, ट्रायंगल सी यू वी। आप चाहे तो दूसरे में भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ये सभी चीज़ें पहले लिख चुके हैं, तो देखो सी यू वी में ये साइड सी वी इक्वल है यू सी के या सी यू के। किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब कि ये एंगल इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनको नाम दे देते हैं एंगल 1 और 2। ये सारे चेंजेस जैसे जैसे आप रेफरेंस लेते रहेंगे, अदरवाइज इनका नाम लिखने में हमें टाइम लगेगा, सी यू वी, सी वी यू, सी यू वी, इस तरह से। इससे बेटर है हम इसको नाम देते हैं एंगल 1 और इसको नाम देते हैं एंगल 2। अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल सी यू वी फिर से, नाउ लेट्स फाइंड एंगल्स। अब हम फाइंड करते हैं कि एंगल्स कितने हैं। चलिए, इन ट्रायंगल सी यू वी में सी यू इक्वल है सी वी के, सी यू इज इक्वल टू सी वी बोथ एक्स, क्योंकि दोनों एक्स यूनिट्स हैं, यही है ना। अगर सी ए पूरी साइड बराबर है सी ई के, तो सी ए का हाफ यानी कि सी यू सी ई का हाफ यानी कि सी वी के इक्वल होगा। आप चाहे तो रीज़न ये भी दे सकते हैं, सी यू क्यों सी वी के बराबर है, क्योंकि पूरी साइड सी ए भी सी ई के बराबर थी, स्क्वायर था ना ये, स्क्वायर की तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। बिकॉज सी ए इक्वल था सी ई के, तो हाफ ऑफ सी ए इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ सी ई के। सी ए का ही तो हाफ है सी यू, ये देखो सी ए अगर सी ई के इक्वल है तो हाफ ऑफ सी ए यानी कि सी यू इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ये यानी कि इसके, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल है। अब अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से कौन से दो एंगल्स हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो आप कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है और ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में क्या आप एंगल 1 और 2 फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। मान लीजिए एंगल 1 और 2 x डिग्री है, x ले सकते हैं हम, नहीं x तो हम पहले ले चुके हैं, k ले लेते हैं। चलिए, लेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू k, ठीक है। तो ट्रायंगल इसी में सी यू वी में क्या होगा, एंगल c प्लस 1 प्लस 2 तीनों का सम होगा 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब एंगल 1 भी k है, 2 भी k है और c कितना है, एंगल c इधर देख लेते हैं, ये है 90 डिग्री। तो प्लस 90 इज 180, तो 2k कितना हो जाएगा, 90 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 2k है 90, तो k हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो एंगल 1 और 2 दोनों 45 डिग्री है। सिमिलरली
अगर यहाँ पर आप इनको भी नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दिया एंगल 3, एंगल 4, इसी रीज़न की वजह से। अब फिर से वही, अगर एक बार आपने कोई चीज़ प्रूव कर दी है तो दोबारा वही स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कहेंगे सिमिलरली एंगल 4 भी और एंगल 3 भी 45 डिग्री होंगे, इसमें भी तो वही है इस ट्रायंगल में, ये इसके इक्वल है और ये 90 है, सेम वही केस है जो यहाँ पर था। तो आप नीचे लिखेंगे, तो के अगर 45 है यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 45 डिग्री है। फिर आप कहेंगे सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी 45 डिग्री है। अब देखो ये करने से हमें क्या मिला, वापस आ जाते हैं यहीं पर, या फिर इधर भी हम देख सकते हैं। ये देखिए आपको पता लग गया ये एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। क्या ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं जो अंदर का एंगल है? इन तीनों एंगल्स में क्या रिलेशन है? तीनों एंगल्स अगर मिल जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल्स हैं, तो मतलब इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल, इसका नाम क्या है? VUX, VUX प्लस एंगल तीसरा कौन सा है 1 के साथ, सॉरी 1 नहीं 2 है, 2 VUX और 4, 2 और 4 लिखेंगे यहाँ पर। एंगल 2 प्लस VUX प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब देखो 2 हमें पता है 45 डिग्री है, 4 भी हमें पता है 45 डिग्री है, VUX सिर्फ फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल VUX कितना हो जाएगा? 45 45 90 होंगे, उधर जाकर माइनस होगा 90, तो एंगल VUX हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए सभी साइड्स इक्वल थी, ऑल साइड्स ऑफ UVWX आर इक्वल एंड वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स UVWX इज अ स्क्वायर। ऑल एंगल्स ऑफ UVWX आर इक्वल एंड वन एंगल, एक एंगल अगर 90 हो जाए तो बाकी सब भी 90 ही हो जाते हैं। वन एंगल इज राइट एंगल, सो UVWX इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया रीजनिंग के साथ। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से। ये सबसे पहले सभी साइड्स को हमने 2x लिया, तो फिर ये x x x x x x x हो गए सभी। अब अगर ये x है ये x है, फिर हमने पाइथागोरस से इसको फाइंड किया, ये हो गया √2x। फिर हमने कहा ये √2x है तो सारे √2x होंगे, मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं। अब साइड्स इक्वल है तो फिर ये रोम्बस और स्क्वायर में से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक एंगल भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। एंगल भी हमने इस ट्रायंगल में, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों, ये 90 था तो पहले ये निकाला, जितना ये था उतना ये हो गया, फिर ये फाइंड किया 90। अब साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल भी 90 है, तो यानी कि जो क्वाड्रिलैटरल है वो एक स्क्वायर है। ठीक, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इसकी। चलिए अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर। अब देखो ये तो हमने स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पर दूसरे तरीके बताइए जिससे कि आप स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बना सकते हैं, सच दैट द वर्टिसेस ऑफ इनर स्क्वायर लाई ऑन द साइड ऑफ द आउटर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से स्क्वायर बना दे, इसके अंदर जो अंदर स्क्वायर बनाया है उसके कॉर्नर्स यानी कि उसके वर्टिसेस बाहर वाले स्क्वायर के ऊपर होने चाहिए, जैसा आपको फिगर बी में दिखाया गया है। तो देखो इसकी ट्रिक ये होती है, दूसरे जो तरीके हैं जिनसे आप बना सकते हैं, आप ऑपोजिट वर्टिसेस लीजिए और एक डिस्टेंस फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पर इतनी डिस्टेंस ली गई, अब यहाँ से जितनी डिस्टेंस आपने इस वाली साइड के ऊपर इधर ली है, उसकी ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पर आपको दूसरा पॉइंट लगाना है। ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट वर्टेक्स में ऑपोजिट का ध्यान रखना है। सिमिलरली उतनी ही डिस्टेंस आप इस वर्टेक्स से लेंगे और उतनी ही डिस्टेंस आप उस वर्टेक्स से लेंगे। अगर आपने चारों डिस्टेंसेस इक्वल रखी है तो यहाँ से जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल, वो एक स्क्वायर ही बनेगा। तो तरीका ये है, आप चाहे तो एक बना के भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करिए अपनी आंसर शीट में। उसके बाद
ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पार्ट ही इसका इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे स्क्वायर बनते हैं। आप एक फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से मान लीजिए इतनी डिस्टेंस आपने ले लिया, बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, मोर देन हाफ। हाफ का तो हमें पता ही है, हाफ से तो बन ही रहे हैं एक स्क्वायर। मोर देन हाफ आपने यहाँ से लिया, या चलिए इतना डिस्टेंस ले लिया मान लीजिए ये। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड से, यहाँ ऑपोजिट वर्टेक्स से, सॉरी ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर, इस साइड के ऊपर उतना ही डिस्टेंस लीजिए इस तरफ से, ठीक है। फिर उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ से लेंगे, ये लिया हमने, मान लीजिए ये डिस्टेंस था, और इसके भी ऑपोजिट वर्टेक्स से इस वाली साइड के ऊपर उतना ही डिस्टेंस लीजिए, जो एक आपने फिक्स कर दिया। अब जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये भी एक स्क्वायर ही बनेगा। देखो एग्जैक्टली हमने तो बहुत रैंडम पॉइंट्स लिए थे, स्टिल ये एक स्क्वायर बना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे आप इसकी, मतलब ट्रिक क्या है, चूज पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंसेस। ट्रिक ये है स्क्वायर बनाने की, किसी भी स्क्वायर के अंदर पॉइंट्स आपको चूज करने हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर फ्रॉम ऑपोजिट कॉर्नर्स, डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस, कॉर्नर्स नहीं यूज करेंगे, वर्टिसेस ऑन ईच साइड ऑफ द आउटर स्क्वायर, बाहर वाले स्क्वायर की हर एक साइड पर इक्वल डिस्टेंसेस पर पॉइंट्स चूज करिए ऑपोजिट वर्टेक्स से। यहाँ से, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से अगर इतनी डिस्टेंस लिए तो फिर यहाँ से उतनी लेनी है, नहीं, दूसरे वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर, फिर इससे इस वाले पर, यहाँ से ये, एंड देन ज्वाइन देम, एंड ज्वाइन देम। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। Now next is if a quadrilateral has 4 equal sides and one angle is 90, अगर एक quadrilateral में 4 equal sides हैं और एक एंगल 90 है, will it be a square, तो बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक 90 होते ही सभी 90 हो जाते हैं ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से, लेकिन आपको इसका आंसर देना है और कंस्ट्रक्शन से और मेजरमेंट से भी। कंस्ट्रक्ट करके मेजर तो आप कर ही लेंगे, लेकिन देखो रीजनिंग ये है, अगर ये एंगल 90 है, अगर इसके चारों साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस तो है ही मिनिमम, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल हो। अब अगर एक एंगल 90 हो गया तो रोम्बस में ऑपोजिट एंगल 90 होते हैं, तो मतलब ये भी 90 हो गया। दूसरा एडजेसेंट का सम भी 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो 90 90 180 होगा, ये भी 90, तो यानी कि चारों ही एंगल्स 90 हो गए, इसलिए एक एंगल 90 होते ही वो स्क्वायर हो जाता है। आंसर आप लिखेंगे दैट अ क्वाड्रिलेटरल, आंसर नंबर 8, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स इक्वल हो वो होता है एक रोम्बस। अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड्स इज अ रोम्बस। चलिए अब एक रोम्बस बना लीजिए, यहाँ पर चारों साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर मत बनाइए अभी, सिर्फ एक एंगल को 90 करना है। मान लीजिए ये रोम्बस है पी क्यू आर एस एंड एंगल पी इज 90 डिग्री, पी एस भी कर सकते हैं वैसे आप, चलो पी 90 डिग्री है। लेट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस एंड एंगल पी, एक एंगल है 90 डिग्री। नाउ वी नो एंगल पी और एंगल आर इक्वल है, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं एक रोम्बस के। ऑपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, रोम्बस तो उससे ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज रखता है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, तो यानी कि एंगल आर भी कितना हो जाएगा, एंगल आर भी 90 डिग्री हो गया। अब आते हैं पी और क्यू पर। पी और क्यू में क्या रिलेशन है, एंगल पी और क्यू का सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इज 180 डिग्री, रीजन बीइंग एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो अब P तो 90 है, Q कितना हो जाएगा, 90 प्लस Q इज़ 180 डिग्री, तो एंगल Q हो गया 180 माइनस 90, यानी कि Q भी 90 डिग्री हो गया। अब अगर Q 90 है तो Q की ऑपोजिट कौन सा, एंगल S, एंगल S और एंगल Q इक्वल है। रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस, तो यहाँ से एंगल S भी हो गया 90 डिग्री, चारों एंगल्स 90 हो गए। सो देयरफॉर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सभी एंगल्स
राइट एंगल्स हैं, ऑल एंगल, ये लिख दीजिए देयरफॉर। तो इसमें क्या है, इन पी क्यू आर एस ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल है। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, सिर्फ रोम्बस की, एंगल्स सॉरी सिर्फ स्क्वायर की, आर इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट, इजी था ये तो। Now, what type of quadrilateral is one in which the opposite sides are equal? किस तरह का quadrilateral होता है जिसमें opposite sides equal हो? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। पता तो है हमें कि पैरेललोग्राम होता है, लेकिन जस्टिफाई करना है तो प्रॉपर रीजनिंग के साथ करेंगे। आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बस इक्वल दी है, पैरेलल है या नहीं वो हमें नहीं दी। हम पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये अपने आप एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। मान लीजिए ये है पी क्यू आर, चलो ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी डी। गिवन क्या है हमें, गिवन है कि ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। हमने कंस्ट्रक्शन की, इसमें कंस्ट्रक्शन करिए, एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, जॉइन ए सी को आपने ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन से। अब देखो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं बने हैं ए बी सी और ए सी डी, इनको सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। प्रूफ पर आ जाते हैं हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या क्या चीज़ें इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स में। देखो ए बी सी की साइड ए बी, इसकी साइड सी डी के इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि ये तो हमें दी थी, गिवन थी साइड। दूसरी बी सी इक्वल है ए डी के, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। और तीसरा ए सी इक्वल है ए सी के, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, दोनों में कॉमन है। ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, तो इससे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब नाम ध्यान से रखिएगा, मतलब लिखिएगा ए बी सी, आप ट्रायंगल अगर लिख रहे हैं ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डी सॉरी ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सी डी आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे सी डी ए, एक बार देख लेते हैं, ट्रायंगल सी डी ए कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होनी चाहिए जब आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के नाम लिखें। सी डी ए, बी डी के इक्वल है, ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है, बी सी क्या डी ए के इक्वल है, बी सी ए डी, ठीक है, और ए सी डी ए सी हाँ ए सी सी ए सी, एक ही बात है। ओके, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ए बी सी का एंगल ए, ये वाला एंगल, क्या हम 1 2 3 4 नाम दे दें, अदरवाइज वही है, लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये है मान लीजिए एंगल 1, ये है एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और ये है एंगल 4। तो कहने का मतलब है एंगल ए इस वाले का ये वाला एंगल 1 और दूसरे का एंगल सी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, और दूसरे कौन से, बी इक्वल है डी के, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रूव उसको पैरेलल करना है, तो हमें बेसिकली जेड हम बनाएंगे और कहेंगे, ये प्रूव वैसे हो चुका है अगर आप दूसरा ना भी लिखे। देखो जैसे ही एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 4 के, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, इनको अगर आप देखें ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, जेड बनता हुआ दिख रहा है हमें। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर आपको कह दिया जाए इनमें ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब कि ये लाइंस पैरेलल हैं। क्लियर है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, इतना ही लिखते हैं चलिए, ड्यू टू सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, लेकिन ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जब एंगल्स, तो यानी कि इट मीन्स जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, एंगल 4 और एंगल 1 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं अगर, तो यानी कि डी सी पैरेलल है ए बी के।
डी सी इज पैरेलल टू ए बी। दूसरे पर आते हैं, एक पेयर तो हमने पैरेलल प्रूव कर दिया। अब देखिए यहाँ से जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो एंगल सी, इसका एंगल सी ए बी सी का, यानी कि एंगल 3, ए बी सी के पास तो पूरा सी तो नहीं है, सिर्फ इतना है सी की जब हम बात करते हैं तो ये एंगल 3 और सी एंगल इक्वल है दूसरे के एंगल ए के। दूसरे ट्रायंगल के पास कौन सा एंगल ए है, सिर्फ इतना, एंगल 2 जितना, तो मतलब एंगल 3 भी इक्वल है एंगल 2 के। अब लिखेंगे आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब अगर 3 और 2 इक्वल है, 3 और 2 को भी अगर आप देखें ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये z बनता हुआ दिख रहा है हमें। अब अगर ये भी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये साइड्स पैरेलल हैं। बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब है कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब हो गया, दोनों पेयर्स, ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हो गए। बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel, so ABCD is a parallelogram, hence proved parallelogram। ओके, यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव करिए अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। कैसे किया हमने, ये लाइन ड्रॉ की बीच से, कॉन्ग्रुएंट तो आसानी से हो गया, ये इसके इक्वल गिवन है, ये भी गिवन है, ये कॉमन हो गया। फिर एंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम ध्यान से लिखिएगा, और हमेशा ही जब भी आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो नाम इस तरह से लिखना है। ऐसा नहीं कि आप, वैसे तो ट्रायंगल का नाम आप ABC लिखे, BCA लिखे, ACB लिखे, सेम ही होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर BAC लिख दिया और इधर है CDA तो इसका मतलब ये है BA और CD इक्वल है, तो BA और CD तो इक्वल नहीं। हाँ एक सेकेंड, अच्छा सिर्फ हमने वही ऑल्टरनेट किया, चलो BA CD तो ठीक है, क्या AC और DA इक्वल है, AC तो DA के इक्वल नहीं है, AC तो AC के इक्वल है। तो इस तरह से लिखना है कि सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर इक्वल दिखे, AB CD के इक्वल, AB CD ठीक है, उसके बाद BC DA के इक्वल, BC DA ठीक है, और फर्स्ट लास्ट यानी कि AC इसका फर्स्ट लास्ट CA, AC CA एक ही बात है, ये आपस में इक्वल, ये लिख दिया आपने। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल देखिए, एंगल AC के इक्वल होगा BD के और CA के, मतलब ये एंगल इसके C के, BD के, और इसका एंगल C इसके एंगल के, ठीक। B और D का कुछ यूज़ हमें नहीं करना है, जब एंगल ये इक्वल है तो ये हमने कहा, और तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो मतलब साइड्स पैरेलल हैं। फिर ये जब इसके इक्वल है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है। अब दोनों ही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम है। ओके, ये कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं, विल द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल सच एज फॉलोइंग वन ऑल्सो बी 360 डिग्री। कोई भी किसी भी तरह का क्वाड्रिलैटरल हो, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स हमेशा 360 ही होता है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 साइड्स है तो सम बिल्कुल 360 होगा। फाइंड द आंसर यूजिंग, अब रीजनिंग के थ्रू आपको प्रूव करना है। तो देखो इस तरह से करेंगे हम, यहाँ से B और D को ज्वाइन कर देते हैं। 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे आपको, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है 180, इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है, ये भी 180। अब अगर आप ज्वाइन कर दें ये एंगल मिलकर ये बनाएंगे पूरा, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को ज्वाइन करेंगे तो 360 होगा। खैर ये फिगर आप दोबारा से ड्रॉ करेंगे वही, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में इनको ज्वाइन करेंगे, हम यही कर रहे हैं बेसिकली, ये करना है आपको, BD को ज्वाइन करना है। ओके, आंसर नंबर 10। कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, कंस्ट्रक्शन हमने की है ज्वाइन BD को ज्वाइन किया है। अब चलिए अब देखते हैं, इसमें एंगल्स के नाम भी दे दीजिए। ये है मान लीजिए एंगल 1 2 3, ये है 4 5 6, ठीक है, बार बार नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे, अब आते हैं प्रूफ पर कि क्यों सभी एंगल्स 360 है, वो हम प्रूव करने वाले हैं। हम कहेंगे इन ट्रायंगल BAD, पहले हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला,
इसमें एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 तीनों का सम 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, एंगल BCD, इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1, ये और ये, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। ये भी वही रीज़न है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दोनों को ऐड करते हैं तो आप कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। देखो इन तीनों का सम ये 213 और इनका सम 451 कितने के इक्वल हो जाएगा? 180 प्लस 180 के। अगर आपने LHS को ऐड किया है दो अलग अलग इक्वेशंस में तो RHS को भी आप ऐड करेंगे। तो ये 2 1 कैसे हैं? ओके, हमने ये यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4, ये 6 है, ये 1 हो गया अपने आप, ये एंगल 6 है, ये 6 है। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल 1 क्या है? एंगल A, तो 1 जहाँ पर लिखा है उसकी जगह हम एंगल A लिख सकते हैं। ये 1 हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD, उसका पूरा एंगल A है। एंगल 4 भी पूरा एंगल C है, 4 की जगह एंगल C लिख दीजिए। अब ये जो दो एंगल्स हैं 2 और 5, ये 2 और 5 मिलकर बनाएंगे एंगल B। तो एंगल 2 और 5 को एक साथ लिखिए, आगे ले आइए। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 5 को हमने एक साथ रखा, प्लस और कौन से दो एंगल्स मिलेंगे? 3 और 6 मिलकर पूरा एंगल D बनाएंगे। तो एंगल 3 और एंगल 6 को भी साथ में रख लीजिए। 2 5 3 और 6 हो गए, बचा 4 और 1, लास्ट में एंगल 1 प्लस एंगल 4। हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, सिर्फ 360। अब एंगल 2 प्लस 5 क्या है? एंगल B के इक्वल है। एंगल 3 प्लस 6 किसके इक्वल है? 3 प्लस 6 एंगल D के इक्वल है, इसकी जगह एंगल D लिख दिया। एंगल 1 क्या है? एंगल A, और ये है एंगल C। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो गया प्रूफ, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360। सो सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स of ABCD is 360 degree, hence proved. Okay, next. Now state whether the following statements are true or false and justify your answers. Okay, first is a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other must be a square. एक quadrilateral जिसके diagonals equal हो और bisect करे वो square ही होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे फॉल्स, और रीज़न क्या है? इट कैन बी अ रेक्टेंगल ऑल्सो। आंसर नंबर 1। स्क्वायर को बहुत चीज़ें चाहिए, उसको एक ये भी एक्स्ट्रा चाहिए कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं दिया है हमें। सो आप लिखेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है, और रीज़न क्या है? इट कैन बी अ रेक्टेंगल ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि वो, मस्ट आ गया ना वर्ड, अगर होता कैन, इट कैन बी अ स्क्वायर ऑल्सो, बट वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल, ये सही है। एक क्वाड्रिलैटरल जिसमें 3 एंगल्स हैं, फोर्थ अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। चारों एंगल्स अगर राइट एंगल है तो फिर वो स्क्वायर ही हो, एक रेक्टेंगल ही होगा। सो हम कहेंगे लेट, क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी करना है, लेट फोर्थ एंगल बी एक्स। मान लीजिए फोर्थ एंगल एक्स है, तो 90, 3 तो 90 है ही, प्लस चौथा एंगल एक्स, तीनों चारों का सम 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से 90 90 90 हो गए 270, प्लस एक्स इज 360, तो यानी कि एक्स चौथा एंगल भी 90 हो जाएगा। हालांकि 2 90 हो तो वो एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 90 है तो चौथा अपने आप 90 हो जाता है। सो फोर्थ, ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, चारों हो गए ना राइट एंगल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट। Now a quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram. एक क्वाड्रिलैटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो एक पैरेललोग्राम तो होगा ही बिल्कुल,
ये बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 3 ट्रू, और इट इज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर अगर प्रूव करना है तो प्रूव में तो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। प्रूव में हम इस तरह से करेंगे, मान लीजिए ये एक कोई भी क्वाड्रिलैटरल था जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। ए शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए ए बी सी डी, ये ओ आपको दिया है, बी ओ और डी ओ इक्वल है, और ए ओ और ओ सी इक्वल है। सो दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, मान लीजिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। देखो क्या क्या चीज़ें हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। सबसे पहले इसका एंगल ए ओ इसके ओ सी, इसकी साइड ए ओ सी के इक्वल है, ये तो हमें दिया ही है। दूसरा इसकी साइड डी ओ इसकी साइड बी ओ के इक्वल है, डी ओ इक्वल टू बी ओ, ये दोनों चीज़ें हमें दी है। तीसरा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से, इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 नाम दे दीजिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। रीजन क्या है, साइड एंगल साइड। तो फिर क्या होगा, ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के, ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंड दूसरा यहाँ से ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ए एंगल उसके सी एंगल के इक्वल है, ये बी ओ सी नहीं सी ओ बी होगा, सी ओ बी। ओके, सो यहाँ से ये ए सी के इक्वल है, इसको नाम दे देते हैं 3 और 4। तो ये फिर क्या हो जाएंगे, वही कि ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स है, मतलब कि ये पैरेलल भी है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये है सी पी सी टी की वजह से ही है दोनों, ड्यू टू सी पी सी टी। बट एंगल 4 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। सो तो यहाँ से कौन सी दो साइड्स पैरेलल होंगी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब ए डी बी सी के इक्वल भी है और ए डी बी सी के पैरेलल भी है। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में वन पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाते हैं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो हो जाता है एक पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यानी कि स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, काफ़ी बड़े उसमें एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये ज़्यादा मार्क में भी आता है क्वेश्चन तो इस तरह से आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट। नाउ अ क्वाड्रिलैटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। ये भी रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और अच्छा इक्वल नहीं दिए ना इसमें, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो काइट के भी होते हैं, इसमें भी अगर इक्वल और बोल देता, इक्वल है बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर स्टेटमेंट में अगर ऐसा होता तो फिर वो रोम्बस होता। अभी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज इट कैन बी अ काइट ऑल्सो। आंसर नंबर 4 फॉल्स, एज इट मे बी, हो सकती है काइट भी अ काइट ऑल्सो। ये काइट की भी प्रॉपर्टी है कि उसके भी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। आगे है अ क्वाड्रिलैटरल इन विच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो, तो कम से ऑपोजिट एंगल्स बिल्कुल सही है, पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है। सो आप लिखेंगे आंसर नंबर 6 कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, क्योंकि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मान लीजिए ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, और चारों का सम, चलो कर ही लेते हैं इसको भी प्रॉपर। मान लीजिए ये एक हमारा क्वाड्रिलैटरल था, इसमें ये एंगल x है, ये x है, ये y है, ये y है, तो चारों का सम 360 होगा। x प्लस y प्लस y इज 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x प्लस 2y हो जाएगा 360 डिग्री। तो x 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 360/2 यानी कि 90 डिग्री। अब x प्लस वाई कौन से एंगल्स हैं, ये है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखिए x और y ये एडजेसेंट एंगल्स हैं बेसिकली,
but x and y are angles on same side of transversal. तो इससे क्या होगा, ट्रांसवर्सल के इनके भी सेम साइड के एंगल सही हैं और इनके भी x और y। तो आप अगर इसको पैरेलल लेते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो भी ये एंगल्स ऑन SST होंगे, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर आप इनको पैरेलल ले, इन दोनों साइड्स को, इसको ट्रांसवर्सल ले, तो भी ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। मतलब कि दोनों पेयर्स ही ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हो जाएंगे। सो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जब साइड्स पैरेलल होती हैं तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है, और अगर सम 180 है तो यानी कि साइड्स पैरेलल हैं। सो ABCD, सो दिस इज, नाम हमने नहीं दिया था, अ पैरेललोग्राम। द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, लास्ट नेक्स्ट पर आते हैं, ये इसका कंप्लीट आंसर है। आगे है, अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलैटरल जिसमें सभी एंगल्स इक्वल है वो एक रेक्टेंगल होगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगल नहीं है, हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली। आंसर नंबर 6 ये है। मान लीजिए इसमें सभी एंगल्स x हैं। लेट ऑल द एंगल्स बी x x x x। तो यानी कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो 4x कितना हो जाएगा, 360। तो x कितना होगा, 360/4, यानी कि 4 9s are 36, 90 डिग्री। सो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। सभी एंगल्स राइट एंगल्स हैं, और सभी एंगल्स के राइट एंगल होते ही वो क्या हो जाएगा, एक सो दिस इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सारे एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब है सभी एंगल्स 90 के हैं, ठीक। तो वो एक रेक्टेंगल होगा। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम। ये सही नहीं है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है और एक इक्वल होता है, जबकि पैरेललोग्राम में हमें दोनों पेयर्स इक्वल और पैरेलल चाहिए। ये पैरेलल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। तो बस वही आप लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एक कोई भी रीज़न दे दीजिए, उसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है या फिर एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, और दूसरा पेयर इक्वल होता है। एंड अदर, ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि यही दोनों जो ऑपोजिट लाइन्स है पैरेलल और इक्वल दोनों हो। अगर ये हो जाएगा तो फिर तो वो पैरेललोग्राम ही हो जाएगा। जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं है, इक्वल दूसरे वाली है, ठीक है। एंड अदर पेयर इज इक्वल बट इन अ पैरेललोग्राम, लेकिन एक पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दोनों पैरेलल और इक्वल होते हैं, इसीलिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम नहीं होता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।